आमिर साहब ज़रा बात करते हैं 6 और 7 की रात जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने यहाँ पे हमला किया और उसमें जो कैजुअल्टी हुई है वो ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया और इसको वो अपनी कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। लेकिन फिर इत्तलात आना शुरू हुई और मैं अपने चैनल के साथ उस वक्त राब्ते में था। हमने ये खबरें भी दी कि एक के बाद एक तैयारा उनका फाइटर जेट हमने गिराया है। अब CNN ने इस हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की है कि रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में 125 फाइटर जेट्स जो है वो उस वक्त हवा में थे, 1 घंटे तक हवा में रहे और डॉग फाइट होती रही इनके दरमियान। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो जो एयर स्पेस है उसको वायलेट नहीं किया गया, अपनी अपनी हुदूद में रह के जो है ये डॉग फाइट देखी गई। आपका बहुत तजुर्बा रहा है इन तमाम मामलात में, फ़िज़ाइया को आप देखते रहे हैं, ज़रा बताइएगा कि कितना बड़ा ये एक आप कह सकते हैं कि जंग थी और कैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान को उसमें जो कामयाबी हासिल हुई। जी शहजाद, देखिए ये वाकई एक बहुत बड़ी एरियल आप कह रहे हैं बैटल थी, जो कि शायद गल्फ वॉर में जो अमेरिकन ने जिस तरह अपनी एयरफोर्स एम्प्लॉय की थी इराक के अगेंस्ट और शॉक और ऑ वाला एलिमेंट था, उससे भी ज्यादा नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट इस बैटल स्पेस में मौजूद थे एंड विद कंटिगुअस नेबर्स। और जिस तरह की टारगेटिंग हुई है वो वाकई एक चीज है जिसको स्टडी किया जाएगा आने वाले दिनों में इन ऑल द एरियल कॉम्बैट्स, और जितने एयर वॉरफेयर के रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और इसके अलावा भी जितने रिलेटेड टू मिलिट्री है, इसको जरूर स्टडी करेंगे। और इसमें बहुत कुछ सीखने वाला भी है और बहुत चीजें नई मिलेंगी जो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत कम देखी गई हैं, जितनी अजरबैजान आर्मीनिया की हुई या रशिया की हुई। ये एक बड़ी क्लासिक बैटल थी और हम इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहे हैं। ये इतने बड़े पैकेजेस जो होते हैं, ये पाकिस्तान आज से नहीं पिछले 15 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। और शायद इंडिया ने कुछ अर्सा पहले इसको शुरू किया जब उन्होंने वेस्टर्न एयरफोर्सेस के साथ अपनी एक्सरसाइजेस शुरू की। इसको LFE कहते हैं, लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट। और इसमें जहाज जो है वो 40 से लेकर तकरीबन 80-90 तक होते हैं जो आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसमें तरह तरह के जहाज जिनकी कैपेबिलिटीज, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बॉम्ब गिराने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी रोल होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, हवा से हवा में मारने की उनकी एजिलिटी भी अच्छी होती है, जिसमें राफेल शामिल है और Su-30 उनकी तरफ से जो एस्कॉर्ट रोल में होते हैं, यानी वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इस पैकेज को जिसने बॉम्ब्स गिराने होते हैं। क्योंकि वो हैवी पैकेजेस होते हैं, उनके पास लोड होता है, तो वो इतनी मैन्यूवरिंग नहीं कर सकते, तो ये जहाज इनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं एज एस्कॉर्ट्स। इसके साथ और भी काफी सारे जहाज होते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं, जिसमें AEW यानी जहाज होते हैं और एवेक्स होते हैं, जो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पे हवा में इनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज होते हैं, जो स्टैंड ऑफ और एस्कॉर्ट जैमर्स के रोल में एम्प्लॉय होते हैं इस पैकेज के साथ। तो ये पूरा पैकेज जो होता है वो उसको लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा इसी आमिर साहब, क्योंकि पैकेज के साथ हमने ये क्लेम किया कि हमने 5 उनके जहाज गिराए जिसमें 3 रफेल हैं, एक Su-30 है, एक उनका मिग है। इंडिया उसको डिनाई करता रहा, लेकिन इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स हो, मुख्तलिफ अखबारात हो, खुद जो फ्रेंच जो है इंटेलिजेंस उसने कंफर्म किया रफेल गिरा है। अमेरिकन जो हैं इन्वेस्टिगेटर्स ऑफिशियल्स उन्होंने जो कंफर्म किया कि जहाज गिरा है रफेल। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये एक तो कामयाबी ये थी हमारे एयरफोर्स की कि हमने उनके जहाज़ गिराए, लेकिन जब दूसरी साइड पे भी इतनी बड़ी तादाद में फ्लीट हो और हमारा कोई भी जहाज़ उसमें डैमेज ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि डिफेंस में भी हम उसमें कामयाब रहे। जी बिल्कुल। देखें जी, जब पुलवामा में भी हुआ था हमारे किसी जहाज को कोई डैमेज नहीं हुआ था। उनके 2 जहाज गिरे, उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर गिरा जो फ्रेंडली फायर से गिरा। और ये इसमें काफी चीजें कदरे मुश्तर आपको नजर आएंगी। और जब पिछली दफा भी जब पुलवामा में हसन सिद्दीकी ने Su-30 को गिराया था तो उनकी पूरी की पूरी फॉर्मेशन भाग गई थी और उसके बाद वो नजर नहीं आए हवा में। इस दफा जो हुआ है इसी तरह, बजाय जिस तरह हम पिछली दफा एक कैंपेन की सूरत में और एक लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट हमने की थी, इस दफा इंडिया ने ये शय लेते हुए ये इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप इतने ज्यादा जहाज एम्प्लॉय करते हैं जिसमें उनके तकरीबन 75 से 80 जहाज मौजूद थे और हमारे 30 से 32 जहाज जो थे वो इधर से दिफा कर रहे थे, एक किस्म का जिसे डिफेंसिव काउंटर ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग वो कर रहे थे ताकि अगर किसी किस्म का उनसे खतरा हो तो उनको वो मार सके। लेकिन आप ये देखें कि बैटल स्पेस और बैटल की जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत चेंज हो चुकी है।
हम बात कर रहे हैं वेपन्स की जो कि 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। और जब आपने ये बैटल और इस तरह के वेपन्स एम्प्लॉय करने होते हैं, तो आप 50 से 60 या 100 मील अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए जी आप दूसरे के हदफ को उसके बॉर्डर के अंदर 50 से लेकर 100 मील तक भी निशाना कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। तो आपको ये अंदाजा नहीं होता, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल आपके जहाज कर रहे होते हैं आपके दिफा के लिए, कि किस वक्त ये मारेगा, या ये मारने के लिए आ रहा है या किसी और सिलसिले के लिए आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक 15 से 20 मील अगर जहाज अपने बॉर्डर के अंदर फ्लाई कर रहा है, तो उसको वो नॉर्मल समझा जाता है और उसको कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं समझा जाता, ना उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाती। इन्होंने अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए 50 से 100 मील के अंदर इन्होंने क्रूज मिसाइल्स मारे, स्कार्प मिसाइल्स हैं विच इज वेरी पोटेंट मिसाइल जो राफेल में लगते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे इन्होंने इस्तेमाल किए वेपन्स, जो कि इन्होंने टारगेट किए। हमारे जो टारगेट या हमारे हदफ थे कश्मीर से लेकर साउथ पंजाब तक, वो 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक थे। तो जब इन्होंने मारा और ये हमें पता चला कि ये अब वेपन जो है मार रहे हैं और हमारे बॉर्डर्स के अक्रॉस इन्होंने किया, तो उस वक्त हमारा रिएक्शन आया। और जब रिएक्ट किया तो हमने इनके इन जहाजों को निशाना बनाया। सही। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब इतने ज्यादा जहाज एक जगह पे होते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड में जहां पे जहाज ज्यादा का आपको ये फायदा हो रहा होता है कि आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पे बिकॉज ऑफ द सेचुरेशन इन दैट स्पेस आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेपन आसान काम नहीं होता। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो एयरफोर्स जिसके पास टेक्नोलॉजी है और उसका फ्यूजन उसकी अच्छी है और इंटीग्रेशन अच्छी है टेक्नोलॉजी की, जी आपस में जो डेटा लिंक डिफरेंट जहाज जो फ्लाई कर रहे हैं वो सब डेटा लिंक के थ्रू नेटवर्क हैं, जिसे हम नेटवर्क सेंट्रेड वॉरफेयर भी कहते हैं। और एक दूसरे की पिक्चर वो देख सकते हैं और क्लैरिटी है, और उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वो विजिबिलिटी सही। मौजूद है और एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर आ रही है। तो इस वजह से वो तो जहां हमारी जहां एयरफोर्स कहा जा ज्यादा रहा है कि अच्छे एक तरीके से। टेक्नोलॉजी की जीत है, चाइनीज टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं, वहीं पे यह ह्यूमन एलिमेंट भी बहुत जरूरी है कि आपके पायलट्स की ट्रेनिंग, उस वक्त वो फ्रेम ऑफ माइंड, उनकी प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक आखिरी सवाल इस हवाले से कि जो ड्रोन्स का सिलसिला है, कल हमने 29 गिराए, आज टोटल नंबर 77 हो चुका है। अब ये अवाम में एक तशवीश, एक कंसर्न है कि वो इतने अंदर आ गए, ड्रोन्स उसके बाद उनको गिराया गया। इसको आप कैसा देखते हैं, और ये क्या रोके जा सकते थे पहले और आइंदा वो नहीं करे दरअंदाजी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, ड्रोन्स की अगर आप बात करें तो ड्रोन्स एक ऐसी चीज है कि जिसका रडार का जो सिग्नेचर है वो बहुत छोटा होता है। और जो ये ड्रोन्स एम्प्लॉय कर रहे हैं हेरॉन्स और हार्पी, ये बड़े पोटेंट ड्रोन्स हैं जो कि इसराइल के बनाए हुए ड्रोन्स हैं। और ये रडार की शुआओं पे जाते हैं और कामिकाजी रोल में जाके उसको अटैक करते हैं और उसको टारगेट करके उसको मारा जाता है। ड्रोन्स को खत्म करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के थ्रू भी किया जाता है, इसको थ्रू मिसाइल्स और थ्रू गन्स भी किया जाता है, जिसे क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं। और डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिससे आप इनका जो डेटा लिंक है उसको डिस्कनेक्ट करके ड्रोन्स को जो है आप टारगेट करते हैं। ये जो हार्पी और हेरोन ड्रॉप जो ज्यादातर नजर आए आपको, इसके अंदर एक्सप्लोजिव होता है जो तकरीबन 15 से 25 केजी का होता है, और जो खुद ब खुद जाके टारगेट को ऊपर आप निशाना लगाते हैं और उस पे उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। जितने ड्रोन्स हमने गिराए हैं, जी इसका मतलब ये है कि ये उससे कम से कम दुगनी ड्रोन्स के साथ ही आए और इन्होंने स्वॉर्मिंग करके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ ये एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी कैपेबिलिटी है, और मैं जानता हूँ एयरफोर्स का, क्योंकि मैं एयर डिफेंस सिस्टम का कलमदान भी मेरे पास रहा हुआ है, कि हमारे रडार्स के पास ये है, एक कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकें जो कि नॉर्मल रडार्स नहीं करते, क्योंकि ये स्लो स्पीड पे होते हैं और इनका रडार का जो सिग्नेचर है वो बहुत कम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि इनको हम पिक कर सकते हैं, सही। और ये कैपेबिलिटी भी और जो मौजूद है इंडियन कि हम डिफेंस इनको मिनिस्ट्री का क्लेम था कि गिरा उन्होंने सकते हैं। लाहौर का जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम, उसको जो है नाकारा बना दिया, उसको डैमेज किया। क्या ये बात दुरुस्त है या ये सारे इंटैक्ट हैं जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है? देखिए जी, अगर लाहौर का उन्होंने ये क्लेम कर भी रहे हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं, पहले तो इनके क्लेम्स के मुताबिक अगर आप चलेंगे ना, तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान ये फतह कर चुके हैं और मुझे और आपको भी मार चुके हैं ये। जी जी। तो उस लिहाज से इनके क्लेम्स पे आप बिल्कुल ना जाएं। लेकिन लाहौर का अगर सिर्फ रडार ये न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं, तो उसके बैकअप पे हमारे पास बहुत रडार्स मौजूद हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो रिडंडेंसी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया की बेहतरीन रिडंडेंसीज में से है। हमारे पास बैकअप मोड में
एयर डिफेंस सिस्टम्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे तादाद में सही। मौजूद हैं, और रेजिलियंस ऑफ नेटवर्क हमारा बहुत आला मयार का है, जिसकी वजह से ये मैं यकीन दिलाता हूं कि वो हमें ब्लाइंड नहीं कर सकते।